अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 7 अक्टूबर 2025 है और यूँ 7 अक्टूबर 2023 को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो गए। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, फ़ोकस मेरा पाकिस्तान की सियासत पे है और उस पाकिस्तान में है जहाँ एक बार फिर ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि नवंबर 2025 में शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक जंग नाफ़िज़ करने की कोशिश करे। ये ख़तरा क्यों महसूस किया जा रहा है? इस हवाले से बहुत सी तफ़सीलात, बहुत सी स्पेकुलेशंस, बहुत सी थियरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात भी मेरे सामने हैं। लेकिन चंद अल्फ़ाज़ 7 अक्टूबर 2023 और उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसराइल का क्लेम यह है कि उस ज़ालिमाना दहशतगर्दी के हमले में जो हमास ने किया, 3 दिन में 1200 इसराइली जो हैं वो मारे गए। लेकिन इसराइल ने उसके जवाब में अब तक गुज़िश्ता 2 बरस में अंदाज़न आप कह सकते हैं कि 70,000 लोगों को गाज़ा में जाँ बहक कर दिया है, मार डाला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की, औरतों की है। खुद इसराइल का अपना जो इमेज था मगरब में, वो भी फ्लैट हो गया। जिस तरह से गाज़ा की ज़मीन और धरती को इसराइल ने फ्लैट कर दिया अपनी बमबारी से, इसराइल का जो इमेज था एक विक्टिम का मगरब में, वो भी फ्लैट हो गया। इसमें जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि इजिप्ट, मिस्र के टूरिस्ट रिजॉर्ट शर्म उल शेख में इसराइल और हमास के दरमियान में जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं बिलवास्ता तौर पे, उसमें हमास के सोर्सेज ने एजेंसी फ्रांस, जो एक इंटरनेशनल खबर एजेंसी है, जिस तरह से रॉयटर है, इसी तरह से एएफपी है, एएफपी को हमास के 2 सोर्सेज ने ये कहा है कि जो पहला राउंड हुआ है वो खासा ठीक हुआ है और अब जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त आज दूसरा राउंड जो है हमास और इसराइल के दरमियान में होना है, जिसमें इजिप्ट, कतर, तुर्की और अमेरिका जो है इसके अंदर शामिल है। अब मैं आता हूँ उस पाकिस्तान की तरफ जहाँ पर एक बार फिर ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि नवंबर के महीने में, 11वें महीने में शायद हिंदुस्तान कोई बहाना ढूंढ के पाकिस्तान के ऊपर एक जंग किसी सूरत हाल और कैफियत जो है उसे नाफिज कर दे। अब मैं इसकी तफसीलात देता हूँ आपको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि पाकिस्तान के हिसाब से सुबह के 8:15 बजे शोरकोट में, सिंध में जाफर एक्सप्रेस की पटरी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हमला हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई, तबाह हो गई और 7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और ये जो ट्रेन इतनी तबाह हो गई कि उसके बाद उसे वापस जैकबाबाद भेज दिया गया, जहां से वो कोयटा के लिए जा रही थी। अब बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली और बलूचिस्तान से आने वाली ट्रेन्स के ऊपर हमले रूटीन बन चुके हैं। शायद ही कोई 2-15 दिन ऐसे गुजरते हों पाकिस्तान में जब ट्रेन के ऊपर कम से कम एक हमला ना होता हो। और इस किस्म का एक बहुत ही बड़ा हमला उस वक्त हुआ मार्च 2015 के अंदर, जब 400 लोगों को, जिसमें गालिबन पाकिस्तान के सर्विसेज के फौज के बहुत से जवान भी थे जो ट्रेन में सादा ड्रेस में बगैर यूनिफॉर्म के सफ़र कर रहे थे, उनको यरगमाल बना लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का यह दावा है कि जो 33 दहशतगर्द थे बीएलए के, उन्हें हलाक कर दिया गया और तमाम यरगमालियों को छुड़ा लिया गया। लेकिन बहुत से और सोर्सेज ये समझते हैं कि दर हकीकत बहुत से यरगमाली जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो गए और तमाम असल हकाइक जो हैं वो आज तक हमें नहीं पता। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो डिवाइड है, इंडिया पाकिस्तान की, इसके दोनों तरफ बहुत से एनालिस्ट आपको इन राइटिंग मिल जाएंगे। ये समझते हैं कि जो हमला दहशतगर्दी का बीएलए ने किया जाफर एक्सप्रेस में, उसका ताल्लुक था अप्रैल में होने वाले पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों को बहुत बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया। हिंदू जो पिलग्रिम्स थे या टूरिस्ट थे, उनकी शलवारें, उनकी पतलूनें उतार के उन्हें उनके बच्चों, बीवियों के सामने कत्ल किया गया। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये आपस में कनेक्टेड है। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जो जंग हुई मई 7 से मई 10 के दरमियान 4 दिन की हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसमें दुनिया में कंसेंसस है हिंदुस्तान के बाहर कि पाकिस्तान गॉट द बेटर ऑफ इट। चूँकि मैं वाशिंगटन में हूँ, मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लोग हैं, जिसमें मीडिया के लोग हैं, जिसमें थिंक टैंक्स के लोग हैं, जिसमें सीनियर लोग हैं बहुत से, अब जिसमें और भी बहुत से लोग हैं जो कोई नॉट जो नेसेसरीली हिंदुस्तान पाकिस्तान के को बहुत कीनली नहीं देखते, लेकिन उनका जो पहला इम्प्रेशन है वो यही है कि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें पाकिस्तान गॉट द बेटर ऑफ इट और पाकिस्तान इमर्ज विक्टोरियस आउट ऑफ इट। अब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के लिए जिसे हिंदुस्तान के लिए हज़म करना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो हिंदुस्तान की जो 1.4 बिलियन की आबादी है, उसमें अगर एडल्ट जो है वो 70-80 करोड़ हैं, तो वो कम से कम 1-1 करोड़ दफ़ा अपने आप को बता चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पिटाई की है। लेकिन उसके बावजूद उनको खुद भी यकीन नहीं आ पा रहा ठीक तरह से कि उसमें पाकिस्तानी को शिकस्त हुई है, और ये दर हकीकत एक प्रॉब्लम है।
अब ये है कि जंग उस वक़्त बंद हुई थी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, जब उन्होंने कहा कि मैंने मिलियंस ऑफ लोगों की जान बचाई है, और उनके प्रेशर डालने पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज़ कर दिया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज़ कर दिया है, इसका मतलब है कि किसी भी वक़्त ये पॉज़ अनपॉज़ हो सकता है। अब चंद दिन पहले हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं, उन्होंने एक बहुत ही मानाखेज किस्म की स्टेटमेंट इशू की, जो उनका वीडियो मैंने आपको मैं कल दिखाया भी था एक वीलॉग के अंदर, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप उसको देख सकते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि सर क्रीक के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पता नहीं दहशतगर्दी तो सर क्रीक में कैसे हो सकती है। बहर उन्होंने कहा कि अब अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होगा, उसमें ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, हम हाथ नहीं रोकेंगे, और पाकिस्तान अगर हमारे साथ अब शरारत करेगा या दहशतगर्दी करेगा, वंस अगेन आई विल से कि सर क्रीक के कॉन्टेक्स्ट में दहशतगर्दी को इन्वोक करना जो है वो बहुत ही अजीब बात है, बिकॉज सर क्रीक एक वाटर एस्ट्यूरी है जिसका 1947 से हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में झगड़ा चल रहा है, और सर क्रीक के कॉन्टेक्स्ट में लफ्ज़ दहशतगर्दी यूज़ करना जो है वो बड़ी अजीब बात है। पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर हुई तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का नक्शा ही ना तब्दील हो जाए, वो मैप से ही ना गुम हो जाए, या उसकी नक्शे में तब्दीली आ जाए, यानी उसकी जोग्राफिकल सिचुएशन जो है वो बदल सकती है। ये वो सिचुएशन थी उनकी, और उससे पहले राजनाथ सिंह ने भी इसी हवाले से बात की थी, जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो स्पोक्स पर्सन इदारा है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज इशू की, और उन्होंने हिंदुस्तान को ये बावर करवाया कि आप जिस नए नॉर्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम ऑलरेडी एक नया नॉर्म और एक नई नॉर्मेलिटी साउथ एशिया में इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और वो ये है कि अगर आप कोई भी हम पे एक्स हमला करेंगे तो हम उससे बड़ा जवाब जो है वो देंगे, और आप अपने आप को जोग्राफिए के एतबार से महफूज ना समझें, बिकॉज हम में ये कैपेबिलिटी है कि आपके एक कोने से नॉर्थ से साउथ तक हम आपको हिट कर सकते हैं, और अगर हमारी डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगी। ये सब कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में बाज़ लोग ये महसूस करते हैं कि सर क्रीक को एक्सक्यूज बना के हिंदुस्तान नवंबर के अंदर पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज़ जो है उसे शुरू कर सकता है। मैंने इसका एक एनालिसिस किया था जिसमें मैंने कहा था कि ये चीज़ हिंदुस्तान जो कर रहा है ये पॉस्चरिंग है, ये शो करता है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री हाई कमांड पोलिटिसाइज हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में पॉलिटिकली ट्रबल्ड है। मैंने उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर की थी, और हिंदुस्तान की मिलिट्री की लीडरशिप को नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के तहत इन स्टेटमेंट्स के जरिए यूज़ किया जा रहा है। ये मेरा उस वक्त भी पर्सपेक्टिव था, अभी भी मैं समझता हूँ कि खासा वैलिड ये आर्गूमेंट है। ताहम बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में इससे एग्री नहीं करते। मेरे 2 से ज़्यादा सीरियस लोगों के साथ इस हवाले से बातचीत हुई है, जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान इज़ अप टू सम सॉर्ट ऑफ मिसचीफ, और नवंबर वो बाकायदा कोट कर रहे हैं इस हवाले से। अब इन शख्सियात के अंदर जो लोग कर रहे हैं उसमें एक निस्बतन जिनको नॉन सीरियस शख्स समझा जाता है, ज़ैद हामिद साहब, जो ग़ज़वा हिंद की वजह से बहुत मशहूर हैं, उनको लाल टोपी कह के भी उनकी छेड़ है। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है, उसे मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं, वीडियो मैसेज, और उस वीडियो मैसेज का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जब उस वीडियो मैसेज को आप सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि उसमें सीरियस एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस पाए जाते हैं। ज़ैद हामिद, जिनको अदरवाइज लोग सीरियस नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो स्टेटमेंट दी है, उनकी अगर आप टोन, पोस्चर और मैनर को देखें तो वो सीरियस लगते हैं, वो ब्लफ नहीं है, हिंदुस्तान सीरियसली कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन उसके बाद चूंकि वो हैं भी, आपको पता है, ग़ज़वा हिंद के हीरो हैं ज़ैद हामिद साहब, उन्होंने मशवरा ये दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें, और अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी वहाँ पे की है ज़ैद हामिद साहब ने, उन्होंने कहा कि हमने मई 7 का जो हमारा जो जंग हुई हमारी हिंदुस्तान के साथ, एयर स्कर्मिश हुई, हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया है, हमने उसमें से बहुत गलत नताइज, गलत रिजल्ट हासिल, कंक्लूजन्स जो हमने ड्रॉ कर लिए हैं, असल में मिलिट्री सूरत हाल गालिबन इस किस्म की नहीं है। और फिर उन्होंने खबरदार किया कि हिंदुस्तान अब एक ग्राउंड इन्वेजन करेगा, लेकिन जिस तरह से उनका माइंड काम करता है, आपको पता है, बड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया है कि हमें हिंदुस्तान के हमले का वेट ही नहीं करना चाहिए, और इससे पहले हमें हिंदुस्तान के अंदर घुस जाना चाहिए। हम क्या एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे हिंदुस्तान में घुस जाने का, ये क्लियर नहीं है। हिंदुस्तान क्या एक्सक्यूज ड्रॉ करेगा, गालिबन वो सर क्रीक पे कोई केस बनाना चाह रहे हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इस स्टेज पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट्स नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये थेरीज हैं, ये असेसमेंट्स हैं, ये ओपिनियंस हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जंग इन्फोर्स करता है, या जंग की सूरत हाल पैदा करता है, या हमला करता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा।
اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ایک پاکستانی اوریجن ایکیڈیمک ہیں، بڑے بریلینٹ، ان کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر عاقل شاہ، جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں امریکہ میں۔ انہوں نے مئی 2025 کی جنگ کے 2 ہفتے کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پیس انہوں نے لکھا امریکہ کے بڑے فورن پالیسی کے جریدے فورن افیئرز میں، جس کا عنوان تھا نیکسٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جس میں عاقل کا انالیسس یہ تھا ایک کہ اس جنگ میں اسی وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس جنگ میں سے یہ امپریشن ایمرج کیا ہے کہ پاکستان ہیز ایمرج دا بیٹر آف اٹ، یعنی ہندوستان جس کو ادروائز کنونشنلی زیادہ بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، جس کو 1971 کے بعد، کارگل کے بعد، سیاچین کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ایک برتری حاصل ہے پاکستان کی فوج کے اوپر، اس جنگ میں سے امپریشن یہ نکلا ہے کہ پاکستان از دا بیٹر آف اٹ، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہندوستان کو افیکٹولی چیلنج کر سکتی ہے، اور اس سے ہندوستان کو جہاں ہیومیلیشن ہوئی ہے وہاں پاکستان کی فوج کو ایک اوور کانفیڈنس کی فیلنگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آپریشن سندور کا پاز یا پیس ابھی ہے یہ انہیرنٹلی انسٹیبل ہے، اور کسی بھی وقت دوبارہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ چھڑ سکتی ہیں۔ اب اس وقت اس میں انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ڈاکٹر عاقل شاہ نے کہ ہندوستان کے اندر بڑی اسٹرانگ فیلنگ پائی جاتی ہے کہ پاکستان نے ہر کانفلکٹ میں بارہا نیوکلیئر کارڈ کا استعمال کیا ہے، نیوکلیئر بلیک میل کیا ہے، 1999 میں کارگل کانفلکٹ میں کیا، اور 2019 میں بھی وہ ریفرنس دیتے ہیں مائک پومپیو کا کہ کیسے ہندوستان میں کم از کم یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر کارڈ کا استعمال کیا، اور ہر دفعہ امریکنز کے ذریعے کیا اور امریکنز کو اس میں بلیک میل کیا۔ اس کانٹیکس میں 2025 پہ تو کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بیکاز امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینکڑوں دفعہ دنیا کو یہ بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں نیوکلیئر جنگ ہونے والی تھی، اور کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ہی جو انٹیلیجنٹ انٹرونشن ہے، یہ بولڈ انٹرونشن ہے، یہ ضروری انٹرونشن ہے، اس کے نتیجے میں ملینز آف لوگوں کی جان، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مرنے والے تھے، اور انہوں نے اس جنگ کو بچا لیا، اور اسی حوالے سے وہ بڑے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ان سے گریٹفل نہیں ہے، اور پاکستان نے آف کورس ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، پاکستان درجنوں دفعہ اس کا شکریہ ادا کر چکا ہے، اور سینکڑوں دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ریفرنس دے چکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو اگر پاکستان کے ساتھ ہاسٹیلٹیز چھیڑنی ہے تو وہ ہاسٹیلٹیز ایسی ہوں جو پاکستان کے نیوکلیئر تھریش ہولڈ یا ریڈ لائنز جو ہیں انہیں انووک نہ کرتی ہوں، انہیں ڈسٹرب نہ کرتی ہوں، پاکستان کو موقع نہ مل سکے نیوکلیئر کارڈ کو پلے کرنے کا اور دنیا کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرنے کا یا امریکہ کی اٹینشن کو انووک کرنے کا۔ اب اس حوالے سے اسی ہفتے میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے ہندوستان کے آرمی چیف جنرل اپیندرا دویدی کا ایک انٹرویو جاپان ٹائمز کو دلوایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جاپان ٹائمز کو ہندوستان کے آرمی چیف نے اس قسم کا انٹرویو کیوں دیا؟ یہ جو ایک بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہے، اس میں بہت پروفیشنل ٹرمز استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں جنرل اپیندرا دویدی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مئی 2025 میں پاکستان کے ساتھ جو ہمارا کانفلکٹ تھا اس سے جو لیسن سیکھنے تھے ہم نے وہ لیسن سیکھ لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لیسن انہوں نے اس میں سیکھ لیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیسن یہ سیکھ لیے ہیں کہ آپ کو ایک ایسکیلیٹری فریم ورک کے اندر رہتے رہتے، تھریش ہولڈ کے اندر رہتے رہتے آپ ایک فل بلون کنونشنل وارفیئر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو اٹریکٹ کیے بغیر پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کر سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کے آرمی چیف۔ اور کیوں ان کا یہ انٹرویو جاپان ٹائمز کو اس سٹیج کے اوپر دلوایا گیا ہے دیٹ ریمینز ٹو بی، یعنی اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو زید حامد نے ویڈیو میں، ٹوپی والا تو کہہ کہ آپ ان کو ذلیل کر دیں، لال ٹوپی والا، لیکن زید حامد نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان ایک گراؤنڈ انویژن جو ہے اسے پلان کر رہا ہے۔ اب میں نے ایک ملٹری سورس سے، بلکہ ایک سے زیادہ ملٹری سورس سے میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہا۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو مئی میں چین کی بھی مدد رہی، بہت زیادہ کوآپریشن تھی چائنا کی پاکستان کے ساتھ، کم از کم جو ایئر وارفیئر تھی، ہماری ایئر فائٹ تھی، اور امریکہ کی بھی بعد میں مدد رہی۔ تو امریکہ کے حوالے سے ایک سورس کا مجھے کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوزیشن کو اتنا کمزور کر چکے ہیں، اور اس وقت ہندوستان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جس قسم کے تعلقات ہیں، اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ زور لگائیں بھی پورا کا پورا تو ہندوستان نے اگر تیاری کی بھی ہوگی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی بات ماننے سے انکار کر دے گا، وہ ڈسمس کر دیں گے۔ اور ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے مطلب کہا اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کہ آپ بامبنگ روک دیں غازہ کی، لیکن انہوں نے بامبنگ جو ہے وہ نہیں روکی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ایسی رہی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان میں کو بہت زیادہ سکسیسفلی انٹروین کر سکیں۔ سو دین
व्हाट अबाउट चाइना? चाइना के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग, और ये टोटल मैं समझता हूँ कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इससे नेसेसरली सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में इस वक्त एक तनाव की सी कैफियत है। वो कैफियत वो नहीं है जो मई 2025 में थी। वैसे हम ये 2-3 साल से सुन रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन मई 2025 में चाइना ने साबित किया कि वो सारी की सारी स्पेकुलेशंस और अफवाहें गलत थीं, और जब ज़रूरत पड़ी तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन इस वक्त आर्गुमेंट यह है कि कम से कम 4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो उस तरह का नहीं रहा जैसा मई 2025 में था। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मेटल्स पे जो अपनी डील्स कर ली हैं अमेरिका के साथ, और जितनी उसने प्रोग्रेस कर ली है वो चीन की नज़र में बहुत ज़्यादा खटक रही है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बैग्राम एयरबेस के ऊपर नज़र है, जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का जो मुमकिन रोल है अफगान तालिबान पर दबाव डालने में, वो चीज़ भी चीन को पसंद नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पसनी के हवाले से जो ऑफ़र किया है पोर्ट का, एक नए पोर्ट का अमेरिका को ऑफ़र किया है, वो चीज़ भी ऑफ कोर्स चीन को पसंद नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात में खासी बेहतरी आई है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में। तो ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें ज़हन में रखना चाहिए जब अगर हिंदुस्तान कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको कि ये सब चीज़ें थियरीज़ हैं, स्पेकुलेशंस हैं, आइडियाज़ हैं, असेसमेंट्स हैं, इसमें कोई हकीकत हम नहीं कह सकते। मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस यही है कि इंडियन मिलिट्री पॉस्चरिंग कर रही है टू फुलफिल द पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त एक पॉलिटिकली ट्रबल्ड है बिकॉज ऑफ द बिहार इलेक्शन। इससे पहले कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो बहुत ही तारीखी हिस्टोरिक दौरा है मलेशिया का, उसकी चंद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 डेवलपमेंट्स में नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन किए हैं फॉर्मल तौर पे। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को फॉर्मली नॉमिनेट कर दिया है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली, और इस हवाले से उनकी एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो है वो नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट में आ गई। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने राजा नासिर अब्बास को लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट जो है वो रेकमेंड किया। इन दोनों पोजीशंस में नॉन पीटीआई जो लोग हैं उन्हें फॉर्मली तौर पे वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया। अब इसका इमीडिएट बैकग्राउंड तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दे रखा था उमर अयूब साहब के हवाले से नेशनल असम्बली में, जिनको हटा दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था, और शिबली फराज साहब जिन्हें सेनेट से कर दिया गया था, उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दे रखा था उसे उन्होंने विकेट कर दिया। तो इसकी फौरी तौर पर वजह बनी। लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगस्त में ही इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को नेशनल असम्बली के लिए नॉमिनेट किया था, रेकमेंड किया था। उस वक्त की बात सामने आई थी, अखबारों की हेडलाइन ये बनी थी, और उस वक्त उन्होंने आज़म सवाती साहब को सेनेट के लिए रेकमेंड किया था। अब आज़म सवाती साहब दरमियान में गुम हो गए और आज़म सवाती साहब रिप्लेस हो गए हैं बाय अलामा राजा नासिर अब्बास। पॉलिटिकल एनालिस्ट से मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इमरान खान ने बहुत इंटेलिजेंट और बहुत वाइज डिसीजंस किए हैं, बिकॉज ये दोनों शख्सियात इस किस्म की हैं जिनके अपने बड़े स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल धड़े हैं, इनकी अपनी तारीख है। एंड अनलाइक दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जिनके ऊपर फरिश्ते और नामालूम अफराद जो हैं बहुत दबाव डालते हैं, इनको दबाव में लाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनकी अपनी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। चूँकि पेशावर हाई कोर्ट का जिक्र हो ही गया है, तो ये भी सुन लें कि आज ही के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट सनम जावेद साहिबा को पेशावर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पेशावर शहर में कल्चर है नहीं है लड़कियों को, औरतों को अगवा करने का सड़कों से, लेकिन ये तो अगवा इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सनम जावेद की उनकी जो फ्रेंड उनके साथ थी वो बताती हैं कि 2 गाड़ियों में लोग आए, और ये बड़ा एक मैक्सिमम सिक्योरिटी किस्म का एरिया है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, और वहाँ से अगवा करने वालों ने सनम जावेद को घसीट के अपनी गाड़ी में डाला, और उसके बाद वो वहाँ से कोई अफगानिस्तान की तरफ नहीं दौड़े, वो दर खैबर की तरफ नहीं दौड़े, वो कहीं और नहीं दौड़े, वो वहाँ से सीधा रेड जोन की तरफ वहाँ से लेके उनको निकल गए हैं। तो इससे तो आपको नामालूम अफराद अगवा करने वाले जो हैं उनकी आइडेंटिटी और उनकी शनाख्त भी बड़ी अच्छी तरह से होती है। अब एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे पाकिस्तान, अच्छा सनम जावेद इससे पहले भी आपको पता है कि मई 9 के हवाले से 1 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो है वो गिरफ्तार रहीं, वो जेल में थीं, बहुत उन्होंने मुश्किलात काटी, उसके बाद दोबारा वो गिरफ्तार हो गई, उन्होंने पेशावर में पनाह ली हुई थी, और चंद दिन पहले उनकी अपनी बहन जो है फलक जावेद को भी इसी तरह से उठा लिया गया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले रिहा हो चुकी हैं। रिहा होने के बाद उनकी स्टेटमेंट भी हमारे सामने आई थी। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंग्लिश का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से तो सीधा सीधा जनरल आसिम मुनीर की टीम और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पे इसका इल्ज़ाम जो है वो धर दिया गया है।
اور شیخ وقاص اکرم جو ہیں جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اردو میں اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا. لیکن جو یہاں تھوڑا سا المیہ ہے، جو ٹریجک صورتحال ہے، جو ایک نیگیٹو عجیب و غریب صورتحال ہے، وہ یہ کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نورا کشتی ہے، اور دونوں بہنوں کی، فرق جاوید کی بھی اور صنم جاوید کی بھی کوئی برانڈنگ کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ عرصے سے یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، بیکاز جب آپ ٹویٹ دیکھتے ہیں جناب شیخ وقاص اکرم کا، تو اس کے نیچے ہی آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے نون ٹویٹراٹی ملتے ہیں جو بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیریس چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. تاہم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جو ہیں، انہوں نے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اغوا کرنے والے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بڑا سخت ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا. لیکن باقی لوگوں کو یہ شک ہے کہ چونکہ نامعلوم افراد خود علی امین گنڈاپور کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، تو شاید خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور اسٹیٹمنٹس ہی دیتے رہیں اور ان کے خلاف کچھ کر نہ سکیں. اب یہ جو اغوا کرنا ہے لڑکیوں یا عورتوں کا، یہ ایک زمانے میں ہالی ووڈ کی موویز کے اندر اس کا بڑا، جس زمانے میں کلوروفارم کی بڑی فینٹیسی تھی، تو بہت زیادہ فلمیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو سڑکوں سے اٹھایا جا رہا ہے. بعد میں بالی ووڈ میں بھی اس قسم کے سین ہوتے تھے. لیکن اب ہالی ووڈ اور بالی ووڈ جو ہیں وہ اس ایج سے نکل گئے ہیں، یہ جو پریمیٹو مائنڈ سیٹ تھا اس سے وہ نکل چکے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کے اغوا کرنے والے نامعلوم افراد بھی اس پوزیشن سے گریجویٹ کر جائیں اور عورتوں کو اور لڑکیوں کو سڑکوں سے اغوا کرنے کی جو انہوں نے ایک پریکٹس ڈال دی ہے، جس سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے اور کوئی بیوقوف بن بھی نہیں رہا، اس سے یہ باز آ جائیں. اور مجھے بہت شک ہے کہ ابھی تو نامعلوم افراد ہیں، لیکن بہت جلدی ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ انہیں مئی 9 کے حوالے سے گرفتار کر لیا گیا ہے، یا ان کو پیکا کے حوالے سے گرفتار کر لیا گیا. ادروائز اس کی کوئی سینس جو ہے وہ بنتی نہیں ہے اس اسٹیج کے اوپر. اب یہ وہ ویل مینجڈ اینڈ ویل گورنڈ ملک ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملیشیا کے تاریخی دورے پہ ہیں، اور اس تاریخی دورے میں شہباز شریف صاحب نے شاعر مشرق علامہ اقبال کی روح سے بدلہ لینے کی انہوں نے کوشش کی. ویسے تو شہباز شریف صاحب کو یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے، انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو ہیں جن کے دور حکومت میں مئی 2022 میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے گھر میں ہی پنجاب پولیس گھس گئی تھی. لیکن اس دفعہ شہباز شریف صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس دفعہ انہوں نے گھر والوں کو نہیں پکڑا، وہ سیدھا علامہ اقبال کے اوپر چڑھ گئے. اور علامہ اقبال کا جو شعر اور ان کی ورسز ہیں جو ہم اسکول کے زمانے میں رٹا لگایا کرتے تھے تقریروں میں استعمال کرنے کے لیے، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ شاعر مشرق نے اس کی ایسی ٹانگیں توڑی، وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے. آدھا انگریزی میں کر دیا، آدھا اردو میں کر دیا، آدھا سیدھے بولا، آدھا مڑ کے بولا. اور وہ اگر ویڈیو آپ ساتھ ساتھ دیکھیں تو انور ابراہیم جو ہیں، جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں، وہ کھڑے ہو کے وہاں سوچ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، کس کو میں نے یہاں پہ بلا لیا ہے. Not through arrogance, not through ego, through untiring efforts. لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ ملیشیا کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا جو ہے اس نے شہباز شریف صاحب کو ایک آنری PhD اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے. اب ڈاکٹریٹ کی ڈگری کس چیز میں دی ہے؟ کامیڈی شو کے اوپر دی ہے؟ نہیں، کامیڈی شو پہ نہیں دی، گورننس پہ دی ہے، گڈ گورننس کے اوپر ان کو دی ہے. اب گڈ گورننس پہ اس بندے کو انہوں نے PhD کی ڈگری دے دی ہے، جس کی صورتحال یہ ہے کہ اسی 24 گھنٹے میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی جو پروونشل سٹیٹس ہیں ان کو یہ ڈسپیچ کیا ہے، یہ آرڈر کیا ہے، یہ انسٹرکشن کیا ہے کہ IMF کا ہمارا اس ہفتے جو ریویو ہے اس کے لیے آپ کی جو کمیاں رہ گئی ہیں، یعنی پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، سندھ کی، اسے پوری کر لیں جتنے پینڈنگ ایشوز ہیں، کیونکہ ہمارا ریویو. اور یہ صوبوں کو کہہ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی، جبکہ اسی ہفتے IMF نے دنیا بھر کے سامنے یہ دہائی دی ہوئی ہے، جو پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپ رہی ہے، ہندوستان میں بھی چھپ رہی ہے، دنیا بھر میں چھپ رہی ہے، کہ کیسے پاکستان نے جو فگرز IMF کو دیے اس میں $11 بلین کی امپورٹس جو ہیں وہ مسنگ تھیں. اور میں نے ایک صاحب سے پوچھا ہے جو ڈیل کرتے ہیں معاملات کو، میں نے پوچھا اس کا کیا ہوگا، کہ IMF پیسے نہیں دے گا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انہوں نے جا کے پکڑا ہوا ہے گردن سے، تو ظاہر ہے کہ IMF ان کو پیسے تو دیتا رہے گا. لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ جتنے بھی فگرز انہوں نے دنیا کے مالیاتی اداروں کے سامنے رکھے تھے اور پاکستان کو بتائے تھے، اپنی گروتھ کے جو فگرز بتائے تھے، وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہو گئے ہیں. بیکاز 2024 کا جو GDP گروتھ ریٹ انہوں نے بتایا تھا وہ -0.21 تھا، اور اس کے بعد اب وہ -1 بن گیا ہے. یہ جو $11 بلین جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے 2025 کا جو گروتھ فگر شو کیا تھا 2.68% کا، اب وہ کم رہ کے صرف 1% رہ گیا. تو یہ اس کی فگر ہے. جس طرح سے ویل گورن چل رہی ہے، یہ وہ وزیر اعظم ہے جس کو ملیشیا کی یونیورسٹی نے گڈ گورننس کے اوپر PhD کی ڈگری آفر کی. ساری مسلم دنیا جو ہے وہ ایک عجیب ہی حالات ہے مسلم دنیا کے. بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.